हेलो नमस्कार साथियों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आर्थिकी जो कि घटना चक्र की है आर्थिकी, इसमें डाटा दिए हुए रहते हैं और योजनाएं दी रहती हैं और क्या कहते हैं बजट भी इसमें दिया रहता है। तो आज हम लोग इसमें जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और कुछ आर्थिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। देखिए कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहले इसमें आर्थिक महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम और प्रमुख योजनाएं एक क्लास में आज पहली क्लास में कराया जाएगा। उसके बाद फिर राष्ट्रीय आय, फिर बैंकिंग, फिर कृषि, ऐसे ऐसे एक एक चैप्टर आपका एग्जाम का पहले। और इसमें महत्वपूर्ण है बजट, आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश का बजट, आर्थिक समीक्षा और सूचकांक। यहाँ से आपको दो प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक, दो प्रश्न यहाँ से वैश्विक सूचकांक से मिल जाएंगे। और वन रिपोर्ट भी आई है 2023 की। ठीक, तो इस वन रिपोर्ट को भी देख लेंगे। चलिए जो है सब इसमें कवर कर दिया जाएगा आपको 2-3 क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम। ठीक, महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम में आर्थिकी में हम लोग देखेंगे आज का पहला, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक कहाँ हुई। तो बैठक लगभग नई दिल्ली में होती है। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। ये याद रखिएगा, इसमें 56वीं बैठक है, 57 बैठक, 56। नई दरें कब से लागू होंगी? 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। नई व्यवस्था में कुल कितने स्लैब हैं? तो 2 स्लैब हैं, 5% और 18%, और 12 और 28% को जो है समाप्त कर दिया गया है। 40% की विशेष दर किन वस्तुओं पर सेवाओं पर लगेगा? तो तंबाकू, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स, हाई एंड कारें, यार्ड्स, निजी विमान आदि पर जो है। निजी विमान से चलते हैं, ये आजकल देख रहे होंगे आप, ट्रेंड बहुत चल रहा है निजी विमान लेने का, हेलीकॉप्टर लेने का। तो उन पे भी जो है 40% दरें लगाई जाएंगी। तो पूछा जाए, अगर पूछ सकता है जीएसटी में अभी वर्तमान में कितने स्लैब हैं? 2 स्लैब है, 5% और 18%, मेरिट और स्टैंडर्ड। अगला है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने का को जो है मंजूरी प्रदान की गई अगस्त 2025 में। ऋण अवधि कब तक बढ़ाई गई है? तो 31 मार्च 2030 तक। पूछेगा पीएम स्वनिधि योजना को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो 2024 तक था, 2030 तक कर दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा 31 मार्च 2030 तक, ये इंपॉर्टेंट है। अगला, पुनर्गठित योजना के अंतर्गत नए लाभार्थियों सहित कुल लक्षित लाभार्थी कितने हैं? तो 1.15 करोड़ 50 लाख नए जुड़े हैं। योजना का संचालन नोडल कौन सा मंत्रालय है? तो योजना का संचालन नोडल कौन सा मंत्रालय करेगा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय करेगा। पुनर्गठन के तहत ऋण की नई स्लैब किस्तें क्या है? पहली किस्त 15,000 रुपए, दूसरी किस्त 25,000, तीसरी किस्त 50,000 रुपए, पहले 10,000 और 20,000 50,000 रुपए की 3 स्लैब था। अभी 15 हो गया, 25 हो गया और 50 हो गया। अगला देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क, इस पर कपास पर आयात शुल्क अस्थायी छूट पर छूट कब लागू की गई थी? तो 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक। अब आयु छूट की सीमा कब तक बढ़ाई गई है? 30 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक। अगला है, कुल स्कल्पटिंग से मोटापा घटाने वाले भ्रमण वैज्ञानिकों के लिए BLC लिमिटेड कितना जुर्माना लगाया है? 3 लाख। यहाँ से कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनने के लायक है। ठीक, इसको छोड़ चलते हैं। अगला देखते हैं, किस संस्था ने जुर्माना लगाया है? केंद्रीय उपभोक्ता जुर्माना कौन लगाता है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। अगला है, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 कब अधिसूचित किया गया? 15 अप्रैल 2025 को किया गया है। आगे देखते हैं, इस संशोधन अधिनियम द्वारा 5 कानूनों में कुल कितने संशोधन किए गए हैं? 19 संशोधन। किन धाराओं के तहत 1 अगस्त 2025 से प्रभावी अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना ना के बराबर है। ठीक, उसके बाद जानकारी लेके जानिए इसको। अगला देखते हैं, 1 जुलाई 2025 को किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा होने का जश्न मनाया गया? तो डिजिटल इंडिया का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फिर पूछ लेगा डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2025 को हुई थी। ठीक,
1 जुलाई 2025 को इस कार्यक्रम का दशक मनाया गया डिजिटल इंडिया का। अगला देखते हैं, विश्व बैंक ने गिनी इंडेक्स स्कोर के आधार पर भारत को विश्व में 25.5 गिनी स्कोर के साथ सर्वाधिक समतामूलक समाज में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। चौथा स्थान मिला है समतामूलक समाज में। इस इंडेक्स में, गिनी इंडेक्स में, यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, विश्व बैंक जारी करता है इसको। अगला देख लेते हैं, सर्वाधिक समतामूलक समाज वाले विश्व के 3 शीर्ष राष्ट्र कौन है? स्लोवाकिया गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस। चौथे भारत है। भारत किस असमानता श्रेणी में आता है? तो सामान्य से कम। भारत का गिनी स्कोर वर्ष 2011 में कितना था? 28.8 था। भारत ने किस वर्ष पर अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 1947। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे ही प्रश्न आजकल पीसीएस पूछ रहा है, उसका मनपसंद प्रश्न इसी टाइप के प्रश्न जो है टॉपिक को उठाता है। तो कितना था? $4 ट्रिलियन अभी है। $32 ट्रिलियन कब तक करने का लक्ष्य है? 2047 तक। अगला है, आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार कितना एनपीए है? 2.3% है। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एनपीए कितना? 2.3%। मार्च 2025 तक शुद्ध एनपीए कितना बढ़ा है? 0.5%। मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 में सर्वाधिक क्षेत्र में बैंकों का सकल एनपीए कितना गिरा है? तो 3.7 से 2.8%। अगला देखते हैं, किस राज्य ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान कौन है? उत्तर प्रदेश है। ये महत्वपूर्ण है। जी नेम पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सर्वाधिक खरीद राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक। अगला है, वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 24-25 तक उत्तर प्रदेश ने जेनम पोर्टल के माध्यम से कितने मूल्य के ऑर्डर दर्ज किए हैं? तो 65,277 करोड़ के उत्तर प्रदेश के जेनम पोर्टल पर। ठीक है। अगला है, जेंडर बजटिंग पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। जेंडर बजटिंग पर लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम जेंडर बजटिंग नॉलेज हब रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जेंडर बजटिंग पर लॉन्च पोर्टल का नाम क्या है? तो जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। जेंडर बजटिंग अपनी तरह का पहला परामर्श है, इसके द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, यह भी याद रखिएगा। अगला है, वर्ष 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंक पीएसबी की वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएसबी का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ 1.78 लाख करोड़ है। वित्तीय वर्ष 24-25 में पीएसबी का कुल कारोबार 251 लाख करोड़। अगला देख लेते हैं, सागर माला कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कम नहीं है। ठीक। अगला देखते हैं, किस संपत्ति ने न्यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान ले लिया? तो वह है सोना। अगला है, सोने के भंडार न्यूरो से आगे निकल कर खुलासा किस रिपोर्ट में हुई है? यूरोपीय सेंट्रल बैंक रिपोर्ट द्वारा की गई है। किस देश के पास सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला देख लेते हैं, नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्षक से पोर्टल लॉन्च किया है? तो रसायन शीर्षक से पोर्टल लॉन्च किया है। उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखला एवं भारत में भागीदारी को सशक्त बनाना है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना आंकड़ा प्राप्त किया? $1 ट्रिलियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों का निकाली? 4। यह 4 ट्रेनें किस रूट से चलेंगी? पटना, दिल्ली, दरभंगा, लखनऊ, मालदा टाउन, लखनऊ और बाबूधाम मोतिहारी, दिल्ली। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बिहार में ज्यादा है, अपने यहाँ बहुत कम, उत्तर प्रदेश में। अगला, किस संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिला एसडीजी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया? तो नीति आयोग। एसडीजी से संबंधित कुछ आता है तो आप नीति आयोग कौन जारी करता है, किसका सर्वेक्षण होता है, तो नीति आयोग करिएगा। ठीक, विकल्प नीति आयोग चुनिएगा। अगला है,
कितने प्रतिशत जिलों में एसजीडी स्कोर में सुधार किया गया? तो 85%। इन राज्यों के सभी जिलों में इन्हें फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया? तो मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा ने। ये इंपॉर्टेंट है, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। किन राज्यों के सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया? तो मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा ने, तीनों ने किया है। अगला देखते हैं, किस जिले में 81.43 के समग्र स्कोर के साथ क्षेत्र के सर्वोच्च एसडीजी स्कोर हनाथयाल मिजोरम है? हनाथयाल मिजोरम, ठीक। सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन किस राज्य ने किया? तो सिक्किम ने किया है। इसमें किया, याद रखिएगा, एसडीजी नीति आयोग की रिपोर्ट में। अगला देखते हैं, आधार प्रमाणित लेन देन की कुल संख्या किस आंकड़े को पार कर गई है? तो 150 अरब। अगला है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो सिक्किम और कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके अनुसार अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय श्रम बल भागीदारी कितनी थी? 55.6%। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर कितना है? तो 58% है। आगे देखते हैं, अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? तो 52.1%। अप्रैल 2025 में थोक मूल्य सूचकांक आधार मुद्रा स्थिति दर क्या थी? तो 0.85%। अप्रैल 2025 में WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्थिति दर क्या थी? तो 2.55%। आरबीआई द्वारा 1.72 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर लगाया गया? भारतीय स्टेट बैंक पर लगाया गया। लगाना भी चाहिए क्योंकि इनका सर्विस बहुत ही खराब है। ठीक, सबसे गड़बड़ बैंक सर्विस के मामले में एसबीआई है, सब मामले में लगभग। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के तहत जारी मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 130वां स्थान था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट में विकास सूचकांक कितना है? मानव विकास सूचकांक 130 है। यहाँ से प्रश्न आपको मिलने की संभावना पूरी है। भारत के साथ 130वें स्थान पर और कौन देश है? तो बांग्लादेश है इसमें मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में। अगला है, किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आइसलैंड नंबर 1 पर है मानव विकास रिपोर्ट में। दूसरे स्थान पर नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। मानव विकास कौन जारी करता है सूचकांक? तो यूएनडीपी जारी करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये पूरा मानव विकास वाला मानव विकास सूचकांक ही, एसडीआई ही इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में जीवन प्रतिशत कितनी? तो 72 साल है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोग कितने वर्ष जीते हैं? 72 साल इनका अनुमानित आय है। वर्ष 2023 में बच्चों के लिए औसतम अपेक्षित स्कूली वर्ष कितने थे? तो 13 वर्ष। वर्ष 2023 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो $9,047। इसी रिपोर्ट में भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 130वां स्थान हासिल किया है। ये भी 130वां है, किसमें? लैंगिक असमानता सूचकांक में। कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि 130 आ जा रहे हैं। तो अगला है, विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा किसने की? तो अमेरिका ने की है। एशियाई विकास बैंक की 68वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो मिलान, इटली में की गई है। इंपॉर्टेंट है, एसबीडी बैंक की 50वीं बैठक कहाँ की गई? मिलान, इटली में की गई। ठीक, अगला देख लेते हैं, भारत प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। 58वीं बैठक कहाँ की थीम क्या थी? अनुभव साझा करें, भविष्य बनाएं। इसकी एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 2024 में भारत में कुल निर्यात कितना रहा है? तो 824.9 अरब। भारत और भूटान संयुक्त सीमा शुल्क सहयोग 6वीं बैठक थिम्पू, भूटान में हुई है। भारत गरीबी और समानता संक्षिप्त अप्रैल 2005 किसने जारी किया? विश्व बैंक ने जारी किया। भारत में गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात 2011-12 की तुलना में 16.2% है। अगला, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए? तो
1.171 मिलियन 17.1 करोड़। वर्ष 2011-12 में ग्रामीण की अत्यधिक गरीबी दर कितनी थी? 18.4%। यह दर 2022-23 में घटकर 2.8% बची हुई है। किन 5 राज्यों ने अत्यधिक गरीबी में समग्र गिरावट को 2/3 योगदान दिया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। अगला है अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक आउटलुक नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज जारी किया है। किसने जारी किया है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जारी किया है। अगला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 2025 के लिए वैश्विक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया? 2.8% कर दिया गया है। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया? 6.2%। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में किसे निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया? अजय भूषण पांडे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा है? 6.5%। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 में किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय बेरोजगार दर कितनी है? 4.9% है। वर्ष 2024 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितना है? 4.2% है। एक राज्य एक RRB किस मंत्रालय की पहल है? तो वित्त मंत्रालय की पहल है। इसको याद रखिएगा, एक राज्य एक RRB पहल किस मंत्रालय द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। 2024 में बेरोजगारी दर कितना है? 4.2%। इसका 4.9%। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अगला है इसके चौथे चरण में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय किया गया? तो 26 क्षेत्रीय बैंकों का विलय किया गया है। अगला है महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 10 वर्ष पूरे हुए हैं। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है और नंबर 3 पे कर्नाटक है। और केंद्र शासित प्रदेश में किसमें? केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर जम्मू एंड कश्मीर है। देखिए इसको याद रखिएगा, इसमें फैक्ट क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक, 10 वर्ष पूरे हुए हैं और इसमें सबसे ज्यादा ऋण वितरण में तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है, ये आपसे पूछ सकता है। तीसरा कर्नाटक है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक। अगला देख लेते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो दिल्ली बना है, क्योंकि दिल्ली में इसके पहले सरकार जो थी केजरीवाल की सरकार, तो वो पहले से बीमा चला रही थी, इसलिए इसको नहीं लागू की थी। और वो जो बीमा चला रही थी आयुष्मान से बेहतर बीमा योजना था। तो अब जो है यह राज्य दिल्ली में भी लागू हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI में निजी निवेश मामले में भारत का वैश्विक स्थान कितना है? 10वां स्थान है। भारत का 10वां स्थान है किसमें? AI निजी निवेश में। UN की रिपोर्ट है ये, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा, 10वां स्थान है। आपसे पूछ सकता है AI निजी निवेश में भारत का स्थान कितना है? तो 10वां स्थान। अगला है वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान 36वां है। कौन सा इंडेक्स है? रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, भारत का स्थान 36वां है। अगला, इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका ही रहेगा। टेक्नोलॉजी में दूसरे स्थान पर स्वीडन है। अगला है RBI के डिप्टी गवर्नर का जो है कार्यभार ग्रहण करना कौन किया है? पूनम गुप्ता ने किया है, मई में। अगला, ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 के अनुसार भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल अनुमानित क्षमता 31 मार्च 2024 तक कितनी है? तो 2,10,000 इतना मेगावाट है, ठीक, 21,09,655 मेगावाट। ये संख्या नहीं पूछेगी, वैसे अगर पूछ लेगी तो मोटा मोटा याद रखिएगा। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? भारत है, याद रखिएगा। भारत में कितना दूध? तो 239.30 मीट्रिक टन उत्पादन जो है दूध का होता है। अगला देख लेते हैं, दूध उत्पादन वृद्धि के लिए कौन सा मिशन संचालित है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये तीनों याद रखिएगा। अगला है वर्ष 2024 दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन है? भारत। नंबर 1 पे कौन है? चीन है।
आगे देख सकते हैं, भारत ने नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अजय सेठ ने किया है। तुहिनकांत पांडे जो है अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के। कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? 250 मिलियन टन ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी कितनी हो गई है? तो दोगुनी हो गई है। आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2015 में वर्तमान की कीमतों में भारत की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है। आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2025 के अंत में भारतीय जीडीपी में कितना होने का अनुमान है? तो 4.19। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी अभी जो पिछला पीसीएस हुआ था या अभी जो प्रकारों का है, इसमें आप देखेंगे तो फैक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछे हैं कि कितना डॉलर ये अनुमान है जीडीपी का, ये सब वगैरह। ठीक, एक बार देख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए सुरक्षा बीमा योजना कहाँ शुरू की गई है? यूएई में की गई है। ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गई। अगला है, किन दो भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया? तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो, यही दो कंपनियां महत्वपूर्ण है और दोनों ने किससे समझौता कर लिया है? तो स्टारलिंक से समझौता कर लिया है। अगला देखते हैं, वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों खरीफ एवं रबी के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान किसके द्वारा जारी किया गया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला है, वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित खरीफ खाद्यान्न उत्पादन तो 1663.91 लाख मीट्रिक टन है। रबी की फसल में 1645 दशमलव कितना है? 27 मीट्रिक टन है। अगला देख लेते हैं, अगला है, वर्ष 2024-25 में खरीफ धान का उत्पादन अनुमान कितना है? 1206 मीट्रिक टन। ठीक, आगे देख लेते हैं, खरीफ और रबी आपको पता ही होना चाहिए। रबी कौन कौन सी फसल है और खरीफ कौन सी फसल है, जिसको आप बेसिक में जाके कवर कर सकते हैं। जो धान के समय बोई जाती है उसको खरीफ फसल होते हैं और जो गेहूं समय रबी फसल होते हैं। अगला, अरहर का उत्पादन अनुमान 35.11 लाख मीट्रिक टन। चना का 115.35 लाख मीट्रिक टन। गेहूं का अनुमान 1154। खरीफ श्री अन्न का उत्पादन 137.52। रबी श्री अन्न तो 30.81। मेडिकल उत्पादों के लिए नियमन सहयोग के लिए किन दो देशों के समझौता ज्ञापन स्वाक्षर? भारत और आर्मेनिया में। अगला है, महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सहायक होती है एसबीआई ने कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? एसबीआई अस्मिता लॉन्च किया है। किसके लिए? महिला उद्यमियों के लिए लॉन्च किया है। ठीक, हो सकता है एसबीआई अस्मिता किससे संबंधित है? तो महिला उद्यमियों के लिए ऋण का। ठीक, इतने इसके तहत ऋण की राशि कितनी निर्धारित की गई है? न्यूनतम 10 लाख रुपए तथा अधिकतम 5 करोड़ रुपए। सीट क्षमता के लिहाज से विश्व में दूसरी सबसे तेज से बढ़ती एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो इंडिगो एयरलाइंस बनी है। वर्ष 2024 में इंडिगो एयरलाइंस की सीट क्षमता 10.1% वृद्धि हुई है। पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइंस रही है? कतर एयरवेज रही है। क्रिसल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 2026 में 6.5 तो वही सब है। ठीक है, जीडीपी एक बार जहां पर लिए वही सब मान के चलिए, सब वही अनुमान लगाए जाते हैं। अगला देखते हैं, वर्ष 2025 से 31 के बीच किस क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 9% रहने का अनुमान है? तो विनिर्माण क्षेत्र का। उत्तराखंड 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी एकीकृत पेंशन योजना को किसने मंजूरी दी? तो वहां के मुख्यमंत्री देंगे। अगला है, उधारकर्ताओं से निर्माणकर्ताओं तक भारत की वित्तीय विकास की कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने जारी की? तो नीति आयोग ने जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कितनी महिलाएं अपने क्रेडिट स्कोर की निगरानी करती हैं? तो 2.7 करोड़। वर्ष 2019 से व्यवसाय ऋण सीजन में महिलाओं की हिस्सेदारी में कितनी वृद्धि हुई है? तो 14% हुई है। अगला, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट क्या है? भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वाला। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? जैव प्रौद्योगिकी उद्योग संस्थान, इसके द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान। ठीक, अगला है,
वर्ष 2025 का जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारण लक्ष्य क्या है? $150 बिलियन। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितनी की गई है? तो रखी गई है, कितनी की गई हो गई है? तो $165.7 बिलियन। अगला, वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी में जैव अर्थव्यवस्था का हिस्सा बढ़ाकर कितना हो गया है? तो 4.25। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां स्थान है। अगला है, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्रिथ्रोमाइसिन है, नेफ्रिथ्रोमाइसिन। अगला, S&P ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग जैसा प्राइवेट है, इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति की रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो नाइट फैक्ट यूनाइटेड किंगडम। अगला देख लेते हैं, वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान 4था है। इससे पहले 3 स्थानों कौन से देश? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान। क्या है दुनिया का सबसे ज्यादा वेल्थ रिपोर्ट नेटवर्थ लोग, ठीक, लोगों के मामले में। अगला है, वन नेशन वन रिपोर्ट, वन नेशन वन पोर्ट पहल किसने शुरू किया? बंदरगाह पोर्ट परिवहन राजगार मंत्री द्वारा। वन नेशन वन पोर्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत में बंदरगाह संचालन का मानकीकरण करना है। अगला, लॉजिस्टिक पोर्ट फार्मेसी इंडेक्स का नाम क्या है? सागर आंकलन। इस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया? सर्वनाम मंत्री द्वारा। इसे नहीं पूछते हैं ऐसा प्रश्न, ठीक। अगला है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बना है? भारत। पहला देश कौन है? चीन है। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश भारत है, तो पहला चाइना है। इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पायलट लाइसेंस याद रखिएगा, भारत पहले पे, चीन है। अगला देख लेते हैं, राज्य में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति एवं सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट द्वारा किसके द्वारा जारी की गई है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? राज्यों में पंचायतों के हस्तांतरण के लिए एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग। यह रिपोर्ट किस मंत्रालय? तो पंचायती राज मंत्रालय जारी करेगा। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग किस आधार पर की गई? 6 25 उप सूचकांक है। इसको हम लोग विस्तार वाले उसमें देख लेंगे, विस्तार से जब पढ़ेंगे। वन लाइनर फैक्ट है, आप केवल फैक्ट देखिए, क्योंकि फैक्ट से ही सीधे प्रश्न करंट के आपको मिल जाते हैं, डाटा और योजना से संबंधित। अगला देख लेते हैं, विकेंद्रीकरण सूचकांक क्या है? विकेंद्रीकरण सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय ने किस संस्था की सहायता से रिपोर्ट? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। आगे देख लेते हैं, विकेंद्रीकरण सूचकांक कितने प्रमुख आयामों पर? 6 प्रमुख आयामों पर, ठीक। अगला, इस संगठन ने मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? मित्रा प्लेटफॉर्म किसके द्वारा? याद रखिएगा, सेबी द्वारा। ये आपसे पूछ सकता है। मित्रा का पूर्ण नाम म्यूचुअल एंड फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल सिस्टम्स। अगला, मित्रा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? अनक्लेम्ड एंड निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियोज को ट्रैक करना है। अगला है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती समिति नेशनल कमेटी ऑन नेचुरल फार्मिंग के गठन की घोषणा किसने की है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है। कृषि मंत्री वही है, वही करेंगे प्राकृतिक खेती का। ये राष्ट्रीय समिति किस पर ध्यान केंद्रित करेगी? जागरूकता बढ़ाने और किसान संरक्षण पर। किन खनिजों को प्रमुख खनिजों के रूप में? तो बैरसाइट, फेल्सपार, माइक और क्वार्टज। ये पेग्माटाइट चट्टानें हैं। क्वार्टाइज, फेल्सपार और माइका किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो पेग्माटाइट चट्टानें हैं। इंडस वैली वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में आईपीओ के माध्यम से सर्वाधिक फंड एकत्रित करने वाला
NSE भारत द्वारा। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को सरकार ने किस बजट के साथ मंजूरी किया था? 34,300 करोड़ रुपए। मिशन को कितने वर्ष के लिए मंजूरी थी? 7 वर्षों के लिए। क्या राष्ट्रीय खनिज मिशन बजट में मंजूरी दी गई है? 7 वर्षों के लिए दी गई है, 34,400 में दी गई है। अगला है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 कौन जारी किया है? नीति आयोग जारी किया है। यह रिपोर्ट राज्य को उनके वित्तीय स्वास्थ्य के अनुसार किस वित्तीय वर्ष के लिए रैंक करती है? 2022। और इस इंडेक्स में कितने राज्यों का विश्लेषण किया गया है? तो 18 राज्य हैं। रिपोर्ट में सबसे उच्च समग्र स्कोर वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब। अचीवर की श्रेणी में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। फ्रंट रनर की श्रेणी में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश कौन से है? फ्रंट रनर श्रेणी में है तेलंगाना, मध्य प्रदेश। परफॉर्मर में कौन है? तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। आकांक्षी श्रेणी में कौन सा है? केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब। अगला देख लेते हैं, 6वां अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो बंगलुरु, कर्नाटक में किया गया है। ये भी याद रखिएगा, जनवरी में किया गया है, ठीक, कर्नाटक में। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव, 6वां इंपॉर्टेंट है। किस पेंशन योजना को केंद्रीय सरकार ने औपचारिक रूप से अधिसूचित किया है? तो एकीकृत पेंशन यूपीएस को। यह योजना कब से प्रारंभ होगी? 1 अप्रैल 2025 से। मूल्यवान ब्रांडों की वैश्विक 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? एप्पल को। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 60वां स्थान भारतीय ब्रांड के रूप में प्राप्त हुआ है टाटा समूह को। 500 रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको मिला? भैया एप्पल को मिला है, इसीलिए देख रहे हो अभी लोग लाइन लगा लेते हैं, लेकिन पहले रात से ही। अगला है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। ये महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है ये। QS में भारत का 25वां स्थान। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं ऑनलाइन में। आगे देख लेते हैं। अगला है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की? विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। यह रिपोर्ट किस विषय पर प्रकाश डालती है? साइबर परिदृश्य की बढ़ती जटिलताओं पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट किसके साथ साझेदारी से बनाई जाती है? एक्सेंचर के। अगला है 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर में। तो जो विश्व आर्थिक मंच का विषय क्या था? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। क्या है? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी हैं, पहले हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है हल्दी बोर्ड का? तेलंगाना, सिकंदराबाद तेलंगाना में है। भारत का पहला बायोबोटमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर मानसर है, बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। अगला है भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड जारी करने वाला। ठीक है, ये छोड़िए, ये नहीं पूछ सकता आपसे, ठीक, यहाँ प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। अगला है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में, तो एलन मस्क है नंबर 1 पे, पहला व्यक्ति है विश्व का सबसे अमीर। यूके की किस वैश्विक व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बन गया है? तो CPTPP का पूरा नाम क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता। विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो मुंबई में हुआ है। विषय क्या? भविष्य में सोचे, भविष्य के लिए, भविष्य में सोचे, भविष्य के लिए भी सोचे, ठीक। अगला है भारत की अपनी पहली कीटनाशक रोधी बाटी सूट के किस नाम से अनावरण किया गया? किसान कवच नाम से। किसान कवच किसने विकसित किया है? तो ब्रिक एंड स्टेम बंगलौर ने और सोफियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन है? तो वाल्टन परिवार USA का परिवार है। 2024 में वाल्टन परिवार की कुल संपत्ति $432.4 बिलियन है। अगला है रोमानिया और बुल्गारिया किस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं? तो शेंगेन क्षेत्र में। अगला, शेंगेन क्षेत्र में कौन कौन से देश हैं? 29 देश कुल टोटल शामिल हैं। शेंगेन क्षेत्र क्या है? यूरोप का पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र जहां कॉमन वीजा नीति सिर्फ 60 स्टेट 90 दिन पर लागू होता है। शेंगेन क्या है? यूरोप का पासपोर्ट युक्त क्षेत्र है जहां कॉमन वीजा नीति सिर्फ 60 स्टेट 90 दिन में लागू होता है। अगला देखते हैं, किस देश ने दोहरा कराधान बचाव समझौते के अंतर्गत भारत के लिए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के प्रबंधन को हटा दिया है? तो स्विट्जरलैंड ने। किस तिथि में भारत के समझौते ज्ञापन किया? 1 जनवरी 2025 को।
किस अदरक की किस्म को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया है? IISR सुरसा। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक विभाग द्वारा भारतीय स्टार्टअप में निवेश और मेंटरशिप के लिए किसके साथ साझेदारी हुई? तो फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी। अगला है ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऊर्जा वीर योजना का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। अगला है अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य। तो पहला राज्य भैया उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खरीदारी करने वाला है यहाँ। अगला है RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा मॉडल पेश किया है? तो म्यून हंटर AI। अगला बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 जारी किया। तो पशुपालन डेयरी विभाग द्वारा यह किस दिन जारी किया गया? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दिन 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारत ने वर्ष 2023-24 के कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना? 239 टन लगाया था। भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक उत्तर प्रदेश में हो, ठीक। दूसरे तीसरे स्थान पर राजस्थान मध्य प्रदेश है। दूध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 5.62% की कमी वृद्धि हुई है। बस यही सब है। अगला है पिछले 10 वर्षों से अंडे उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 6.8। और सबसे ज्यादा अंडा कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अंडे के उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि लद्दाख। 2024 में हुर्रू इंडिया लोककारी सूची के अनुसार भारत सबसे बड़े दानदाता। पहले स्थान पर शिवनाथ, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी, तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है। चलिए देख लेते हैं इसके आगे हम लोग योजनाओं को जो है एक क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग रिवीजन करिए, कमेंट करके बताइए और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं।